तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गया हूँ स्वेलो स्टार नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 20 को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लूफेन उस ब्लड बाइटन प्रेसिडेंट से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे फाइट बहुत ही आगे जा चुकी होती है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता है। हमें दिखाया जाता है ब्लड बाइटन प्रेसिडेंट्स को, जो कि अपने पास से एंडलेस वेव्स को निकालता है, जो कि ब्लड लाइट के जैसे होती है, जो कि लूफेन को घेरने लगती है। और दिखाया जाता है कि एक ही झटके में वो पूरी की पूरी तरह से लूफेन को घेर लेती है। और ये ब्लड लाइट एक बहुत ही बड़े ह्यूज ब्लड कलर हैंड में तब्दील हो जाती है, जो कि लूफेन के बॉडी को क्रश करने की कोशिश कर रही होती है। अब वो सोचता है कि ये एटर्नल लेवल मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर है, जो कि बहुत ही डिफरेंट है। उसके पास परफेक्ट डिवाइन बॉडी होगी, फिर भी तो इस पावर को नहीं रोक सकता है। और यहाँ पे हमें लूफेन को दिखाया जाता है, जो कि इन सब के बारे में सोच रहा होता है। हमें बताया जाता है कि असल में लूफेन के लिए बैटल सिर्फ एक टेस्ट के जैसा था। वो देखना चाहता था कि आखिर उसकी पावर अभी कितने ऊपर है, कितने पानी में है, कितना वो पावरफुल हो चुका था। हमें पता चलता है कि जो इटर्नल ट्रू गॉड लेवल मैकेनिकल फ्लो सीक्रेट ट्रेजर होते हैं, उनमें केओस रेलम लेवल मूव्स मौजूद होते हैं, जो कि किसी भी इटर्नल ट्रू गॉड के रेलम को क्रॉस कर सकते हैं, उसे मार सकते हैं। और ये अपने दूसरे एनर्जी में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। जैसे कि देख लो किलिंग वू यी को, जो कि अपने पावरफुल एनर्जी से किसी भी पावरफुल ओपोनेंट्स को मार सकता है। और ये वो विंग्स की ही बात हो रही है। अब लूफेन इस सब के बारे में सोच रहा होता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ब्लडी पावर को, जो कि उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लूफेन उसको रिसिस्ट कर रहा होता है अपने सारे प्रेशर से। लेकिन उसकी बॉडी भी थोड़ी थोड़ी क्रैक होने लगती है। और हमें ब्लड बाइटन प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जो कि इस नज़ारे को देखकर हैरान हो जाता है कि इसकी बॉडी अभी तक इसको स्टैंड कर रही है। और उसे विश्वास नहीं होता कि लूफेन की डिवाइन पावर यहाँ पे इतनी कैपेबल है कि उसके इस पावरफुल अटैक से भी वो बच चुका है। और हमें लूफेन को दिखाया जाता है, जो कहता है बस, और वो अपने डिवाइन पावर को भी बर्न आउट करने लगता है। और वो अपनी डिवाइन पावर को जैसे ही बर्न करता है, वो अपने एक्सटेंशन नाम के 3 यूनिक टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिससे कि उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो अपने डिस्ट्रक्शन टेक्निक को भी साथ में यूज़ करता है, जिसके कारण उसे बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि उस टेरिफाइंग पावर से वहाँ जो ब्लडी हैंड होता है वो क्रैक होने लगता है, जिसको देखकर वो ब्लडी कलर का हैंड वो भी टूटने लगता है। उस प्रेसिडेंट को विश्वास नहीं होता कि आखिर कैसे हो सकता है। उसने सिर्फ अपने डिवाइन पावर को बर्न किया है, और वो एक्चुअली मेरे मैकेनिकल फ्लो सीक्रेट ट्रेजर को तोड़ पा रहा है। और उसे विश्वास नहीं हो रहा। उससे कहता है कि लू है, क्या तुम्हारे पास इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी है? और वो यहाँ पर इस कदर तक जान चुका था कि लूफेन जिस हिसाब से इन सारे पावर को परफॉर्म कर पा रहा है, लूफेन के पास इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी मौजूद है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी सबसे हाईएस्ट लेवल को रिप्रेजेंट करती है, जो कि अभी तक संभव नहीं हो पाया है। जिसे सुनकर लूफेन उससे कहता है कि अपना टाइम लो गेस करने के लिए, मैं तो तुम्हें नहीं बताने वाला। और लूफेन अपने वही गॉड किंग लेवल नाइफ एम्ब्रॉय ब्लड शैडो नाइफ को निकालता है, जिसको देखकर वो पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि इस फाइट में लूफेन ने अपने नाइफ को निकाल लिया होता है। और वो कहता है कि क्या तुम सिर्फ अपने इसी वेपन्स को निकालना चाहते हो? तो लूफेन कहता है यही काफ़ी है तुम्हारे लिए, अब चलो तुम्हारे मरने की बारी आ गई है। और लूफेन अपने पावर्स को इंक्रीज करता है, उस पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर लूफेन की जो मूव्स होती है वो और भी पावरफुल होने लगती है। लूफेन उस नाइफ से उसके उसी ब्लडी लाइट को सप्रेस करने लगता है, और वो बहुत ही पावरफुल तरीके से अटैक करने लगता है। बर्थ एंड डेथ तक के पावर को यूज कर रहा होता है, जिसके कारण सामने वाला बंदा कमजोर पड़ने लगता है। और दिखाया जाता है कि वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी होने लगता है, क्योंकि लूफेन की जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स थी वो बढ़ते ही जा रही होती है। लेकिन लूफेन की डिवाइन पावर भी ज़्यादा कंजप्शन में यूज हो रही होती है। हमें मू यांग को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से घबरा गया होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता। और वो कहता है कि आखिरकार ये कहाँ से बंदा आ गया है, ये मेरे चेस्ट के ट्रेजर्स को भी ब्रोक कर सकता है सिर्फ अपने नाइफ से ही। यहाँ तक कि मैं एक इटर्नल ट्रू गॉड लेवल मैकेनिकल फ्लो सीक्रेट ट्रेजर्स को यूज कर रहा हूँ, फिर भी ये मुझे इतना डैमेज दे पा रहा है। और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन लूफेन तो उस पर अटैक किए जा रहा होता है, और दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा और जख्मी होने लगता है। और
हमें दिखाया जाता है बाहर की सीन को, जहाँ पे टेंजियो की आर्मी मौजूद थी, लेकिन वो जान गए थे कि अंदर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फाइट हो रही है, इसलिए उनका अंदर जाना उनके मौत को बुलावा देना जैसा था। और कई सारे और भी बाहर बंदे मौजूद थे, जैसे जियांग चेंगरोंग और ऐसे ही कई सारे, जहाँ पे वो लोग अभी नहीं जानते थे कि लू फेंग अंदर मौजूद है और वही सबको मार रहा है, और इसलिए सब लोग अभी कंफ्यूज थे और सबको ये पता लगाना था क्या कौन सा ऐसा बंदा है जो यहाँ पे आके खुलेआम उसको मारने की ज़रूरत की होती है। और यहाँ पे अभी तक किसी को नहीं पता। हमें सीन चेंज का फ्लेम विंड हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ग्रे मिस्ट फिगर आता है और अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर वहाँ का एक्सप्लोजन बहुत ही पावरफुल है, ज़रूर वहाँ पे लुए ही होगा जो कि अपने मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर को यूज़ कर रहा है, वो यहाँ पे उसे मारने के लिए गया होगा। तो यानफिंग पवेलियन मास्टर को दिखाया जाता है जो कहता है कि शायद वो मू यांग को मारने में कामयाब हो पाए, उसे हराने में कामयाब हो पाए, लेकिन उसको मार पाना बहुत ही मुश्किल है। अभी तक यहाँ पे यानफेंग पवेलियन के मास्टर को लग रहा होता है कि लू फेंग इतना ताकतवर नहीं है कि वो यहाँ पे उसे कम्प्लीटली मार सके। हरा तो सकता है, हराना और मारने में बहुत बड़ी बात होती है, और उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे सब लोग उसको देख रहे होते कि आगे क्या होने वाला है। और फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस पर अटैक कर रहा था, लेकिन अभी उसकी अटैक इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी कि वो वहाँ के बंदे को मार सके। और वहाँ पे ऐसे ही दिखाया जाता है मू यांग को जो कहता है कि बस तुम इतना ही कर सकते हो, चलो मैं देखता हूँ, मैं तुम्हें असली पावर दिखाता हूँ। और वो उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होता है क्योंकि यहाँ पर वो जान चुका था कि वो लू फेंग से नहीं जीतने वाला है, इसलिए वो वहाँ पर भागने की कोशिश करता है। लिu ज़ेनबर्ग का वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लू फेंग कहता है भागना चाहते हो, ये तो मुश्किल का बात है। और दिखाया जाता है एक वॉइस को जो कि आके उससे कहते हैं लू है तुमने अपने वेंजेंस को मैं साथ में बाद में बदल लूंगा। लेकिन दिखाया जाता है सडनली वहाँ पे 9 ब्लड लाइट्स चारों तरफ आने लगती है। लू फेंग जहाँ पे खड़ा था वो चारों तरफ गोल्डन आर्मर से घिर जाते हैं और लू फेंग के चारों तरफ से निकलते हैं गोल्डन विंग्स जो कि लू फेंग का सावु विंग्स ही हैं। और यहाँ पे लू फेंग उसको यूज़ करने वाला था क्योंकि वो बंदा भाग रहा था, लू फेंग उसे भागने नहीं देने चाहता था। और दिखाया जाता 6 पेयर्स ऑफ गोल्डन विंग्स लू फेंग के पीठ के पीछे से निकलता है, और हमें बताया जाता है कि ये वही वो किलिंग विंग्स होता है जिसका असली नाम गॉड गोल्डन विंग्स ऑफ केओस होता है। और ये लू फेंग का समझ लो तो एक बहुत ही पावरफुल वेपन्स में से एक है। और हमें दिखाया जाता है ब्लड पाइटन्स क्लब हेडक्वार्टर्स को जो कि अपने मेंबर्स को मरते हुए देख रहे होते हैं और किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा होता। और तभी दिखाया जाता है एंडलेस और टेरिफाइंग पावर चारों तरफ फैलने लगती है, चारों तरफ खून के छींटे ही बिखरे हुए होते हैं। और हमें दिखाया जाता है ब्लड पाइटन गिल्ड प्रेसिडेंट को जो कि भाग रहा होता है, लेकिन लू फेंग की इस पावर को देखकर वो भी हैरान हो गया था। वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि लू फेंग जिस हिसाब से अपने गोल्डन विंग्स को कंट्रोल कर रहा था वो असल में केओस की पावर को यूज़ कर रहा था। और केओस की पावर को इटर्नल गॉड लेवल का बंदा बहुत ही मुश्किल से यूज़ कर सकता है जब तक कि वो केओस लेवल में ना आ जाए। और इसके कारण लू फेंग की पावर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग हो चुकी थी, इतना कि वो उसको रोक भी नहीं सकता। और दिखाया जाता है कि चारों तरफ से 6 पेयर्स ऑफ विंग्स एक एक करके आगे बढ़ने लगते हैं और मानो उसके सीने, उसके छाते, उसके सर हर तरफ से छिलनी छन्नी कर देते हैं। और हमें ब्लड पाइटन को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम्हारे पास भी मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर है और तुम केओस को कंट्रोल कैसे कर सकते हो। और दिखाया जाता है कि वो आज़ाद ही नहीं हो पा रहा था। वो उससे कहता है कि आखिरकार तुम्हारा मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, लेकिन हमें नहीं दिखाया जाता कि आगे क्या होता है। लू फेंग उससे कुछ नहीं कहता है। आप समझ लो, आप लोग जानते ही हो फर्स्ट नॉवल में कि साव विंग्स ने क्या क्या कमाल की थी, और जब लू फेंग ने उसके सारे पार्ट्स को जमा कर दिया था तो उसके बाद हम लोगों ने उसके फुल पावर को नहीं देखा था, अभी हम लोग देख रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कहता है कि चलो तुम्हारे मरने की बारी है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछो। लू फेंग फिर से अपने विंग्स को कंट्रोल करता है, उसके पूरे बॉडीज को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और दिखाया जाता है ब्लड पाइटन प्रेसिडेंट को जो कि कम्प्लीटली सप्रेस हो जाता है, कुछ भी नहीं करने की हालत में होता है। लेकिन मरने से पहले वो हंसते हुए कहता लू है मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट को प्रिपेयर किया है, और वो मरते मरते भी हंसने लगता है। और दिखाया जाता है उसकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से डिप्लेट हो जाती, मतलब ख़त्म हो जाती
जाती है, उसकी सिर्फ बॉडी ही बचती है, जो कि ऑब्वियसली मोरोसा खाने वाला है। और यहाँ पे लू फेंग ने ब्लड पाइथन लीडर को मार दिया होता है, जिसके बाद लू फेंग उसके सारे ट्रेजर्स हर एक चीज़ को अपने पास रख देता है और लू फेंग कहता है कि चलो ये समय हो चुका है चलने का। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे उन सबको रखने के बाद लू फेंग अपने स्मॉल यूनिवर्स को एक्सपैंड करता है और हमें टैंजियो कॉर्प्स के गार्ड्स को दिखाया जाता है, जो कि देखता है कि वहाँ का स्मॉल यूनिवर्स और भी बड़ा होने लगता है और दिखाया जाता है कि वो थोड़ा सा बड़ा होके गायब हो जाता है। और इतने देर में लू फेंग के लिए काफ़ी था लू फेंग को वहाँ से निकलने के लिए। और अब फिर हमें मोरोसा और मोयू किंग यान को दिखाया जाता है, जो कि थोड़े दूर में देख रहे होते हैं। उन्हें भी पता नहीं चलता कि लू फेंग कहाँ गया और मोरोसा सोचता है कि मास्टर कहाँ गए। तो लू फेंग अपने थॉट्स को मोरोसा से पहुँचाता और कहता है मोरोसा किंग यान को वापस ले जाओ, मेरे पास अभी कुछ और है जो करना है। तो मोरोसा कहता है ठीक है, जिसके बाद वो वहाँ लू फेंग निकल पड़ता है अपने किसी और रास्ते पे। अब दिखाया जाता है हमें सीन चेंज कर वाइन ड्रैगन लीजन को, जो कि इन्हीं सब के बारे में बात कर रहा था। और यहाँ पे सबको न्यूज़ आने लगती है कि एक फियर्स बैटल के बाद यहाँ पे ब्लड पाइथन सोसाइटी तबाह हो चुकी है, उसके लीडर मारे जा चुके हैं। वहाँ पे कई सारे बंदों को भी दिखाया जाता है और दिखाया जाता है हमें बाउंटी मिशंस को, जहाँ पे बाउंटी मिशंस कंप्लीट हो चुका था वहाँ उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ब्लड पाइथन गिल्ड का प्रेसिडेंट मारा जा चुका है। और हमें डिप्टी जनरल को दिखाया जाता है, जो भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर कैसे हो सकता है कि गिल्ड लीडर पाइथन मारा जा चुका है। लेकिन अभी के फिलहाल उनके पास कोई कॉर्प्स मौजूद नहीं थी, कोई प्रूफ मौजूद नहीं थी, जिसके कारण वो नहीं जानते थे। और अभी के फिलहाल वो कितनी कैजुअलिटीज़ हुई, कितने लोग मारे गए हैं, उनके बारे में भी उन्हें नहीं पता है। और हमें जियांग चैंग रोंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कहता कि अगर यानफेंग गिल्ड हॉल उनके डेट को कंफर्म कर रहे हैं तो मतलब ये हुआ कि वो सच में मारा जा चुका है। और यहाँ पे और भी सारे बंदे बात करने लगते हैं उसके मौत को लेकर और यहाँ पे सब लोग एक्शन। लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता चला था कि इसके पीछे लू फेंग का ही हाथ थे। कोई अनुमान तो लगा पा रहे थे लेकिन कंफर्म नहीं थे। जिसके बाद दिखाया जाता है जनरल जियांग को, जो टेंजियो लीजन का चार्ज होता है, और वो कहता है कि मैं अपने टेंजियो लीजन्स को ले जाकर कमांडर मौली से मिलना चाहता हूं, ताकि मैं ये जान सकूं कि आखिर इन सब के पीछे है कौन और ऐसा करने वाला है कौन। और वहाँ पे वो वहाँ से निकल जाता है। और अब फिर हमें सीन चेंज का ऐसे बाकी सारे बंदों को दिखाया जाता है। समझ लो सब लोग इसी के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो ये सब फालतू की बातें मैं नहीं ज़्यादा बोलूँगा। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि कई सारे बंदे होते हैं जो कि इन सारी न्यूज़ को सुनकर शॉक हो गए होते हैं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ब्लड पाइथन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अच्छों के पसीने छूट जाते हैं उसे मारने के लिए, और यहाँ पे किसी को नहीं समझ में आ रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है मैंगुवा टावर का सीन, जहाँ पे टियानहान और सांग सियोनिन एक दूसरे के साथ बैठकर पी के बातें कर रहे होते, लेकिन तभी उन्हें भी न्यूज़ आ जाती है डार्क हॉल ऑफ यानफेंग गिल्ड के तरफ से कि यहाँ पे एक बाउंटी मिशन हो चुका है और ब्लड पाइथन का प्रेसिडेंट डेड हो चुका है। अब ये जानकर टियानहान भी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो भी इंटाई हुआंग सिटी का एवर लॉर्ड में से एक था, और वो उसे पता होता है कि उसे किसे अवॉइड करना चाहिए, और उसे ये भी पता था कि उसे कौन मार सकता है। और दिखाया जाता है कि उसे भी अंदाज़ा हो चुका था कि ये ज़रूर लू फेंग ने ही किया होगा। और ऐसे ही कई सारे न्यूज़ हर सभी लीजेंड्स के बारे में पास जाते हैं, जो कि बहुत ही सारे लीजन से, तो उसका मैं नाम नहीं लूँगा। समझ लो कि हर एक जगह पे ये न्यूज़ फैल चुकी होती है और सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर कौन वो बंदा है जिसने उसे मारा है। और अब फिर हमें सीन चेंज का प्रेसिडेंट जियानान को टॉप फ्लोर टियानून बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे उनके पास एक न्यूज़ जाता है। असल में ये न्यूज़ ब्लड पाइथन के प्रेसिडेंट ने मरने से पहले सारे 5 ग्रेटेस्ट कंट्री को भेज दिया होता है, क्योंकि वो अपनी मौत का बदला तो उस वक्त नहीं ले सकता था, इसलिए वो यहाँ पे लू फेंग के बारे में सारी चीज़ें बताया था। और वो कहता है कि मुझे जिसने मारा है वो लूहे है, और इसके पास एक बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर से, जो कि मेरे भी सीक्रेट ट्रेजर से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसका नाम रिवर ऑफ लाइफ ब्लड है। अब रिवर ऑफ लाइफ ब्लड 1.5 मिलियन कॉस्मिक सैंड्स के बराबर होती है। और वो कहता है मेरे ही सिर्फ मैकेनिकल ट्रेजर का दाम इतना है, और उसकी मैकेनिकल ट्रेजर तो मेरे से भी ज़्यादा पावरफुल है, और उसका एटलीस्ट वर्थ तो 5 मिलियन कॉस्मिक सैंड्स ज़रूर हो सकता है। और दिखाया जाता है कि वो सारी न्यूज़ को बहुत ही टेरिफाइंग पिक्चर्स के साथ भेज देता है, उन सारी यूजर्स को भेज देता है। मतलब समझ लो तो उसने रिकॉर्डिंग करके 5 ग्रेटेस्ट फैमिली जो कि बहुत ही टेरिफाइंग पावर और बैकग्राउंड को रखते हैं, उनके पास भेज देते हैं। अब प्रेसिडेंट
हायुन भी सरप्राइज हो जाते हैं कि क्या ये सच में लू है और क्या सच में ये 6 पेयर ऑफ विंग्स इतने ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर से, एक मैकेनिकल ट्रेजर से। अब यहाँ पे हिस्ट्री बताई जाती है जो कि बेकार है और दिखाया जाता है और भी सारी चीज़ों को, मतलब और भी क्लैंस को जिसमें सेम टू सेम यही न्यूज़ आया होता है। तो बार बार एक ही चीज़ लिखी गई है तो मैं इसको नहीं बताने वाला। अब हमें ह्वांग सिटी के बाहर का सीन का दिखाया जाता है जहाँ पे एक पॉइजनस इंसेक्ट ट्रांसफॉर्म होके आगे बढ़ रहा होता है और हमें वाइस प्रेसिडेंट मूलिन को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैंने ओरिजिनली पॉइजनस इंसेक्ट को कल्टीवेट किया था ताकि मेरी एबिलिटी स्ट्रांग हो सके और देखो अभी मुझे सिटी के बाहर छिप कर रहना पड़ रहा है। अब वो बंदा था जो सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, उसने अपने मिलियंस कॉपीज़ बना लिए होते हैं वो इंसेक्ट्स ने, जहाँ पे वो कुछ से बचकर भाग आया था जिसके कारण उसकी जान अभी भी बची हुई होती है। वो कम्प्लीटली नहीं मारा गया था लेकिन अभी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है। वो अपने उन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता है। हमें सीन चेंज कर इसके बाद हुआंग सिटी सिटी लॉर्ड मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनके पास भी न्यूज़ आ चुका होता है। वो आइडेंटिटी टोकन के बारे में भी सोच रहे होते हैं और उन्हें पता लगाना था कि आखिर उसे किसने मारा है और हमें दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पर कोई आ चुका होता है जो कि वाइट हेयर फिगर होता है और लॉर्ड ऑफ हुआंग सिटी का होता है और हमें फिर दिखाया जाता है पूरे के पूरे एरिया को। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले लू फेंग को जो कि कैसे ओपनली पूरे के पूरे हुआंग सिटी को चैलेंज करता है, कैसे वो जाके सबके सामने खड़ा हो जाता है। और अभी तो एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और मैं कोशिश करूंगा इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।